फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हर हर महादेव, जय माता जी। आज हम जिन शख्स के साथ विराजमान हैं, वे इतिहास के अंदर एक अलग ही स्थान रखते हैं। मुगल मुगल ब्रिटिश जितने भी आए अपने भारत के अंदर, उन्होंने इनके सर्वणीय इतिहास दबाने की बहुत कोशिश करी, इनका वर्चस्व खत्म करने की बहुत कोशिश करी, परंतु ऐसा कदापि हो नहीं पाया। हम उधर के ही राजे युवराज साहब, युवराज राज रणवीर प्रताप सिंह जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तो कृपया करके अपने इतिहास के बारे में बताइए अपने लोगों को। तो स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। जय माता जी की। जय माता जी बना। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ इस चीज़ पे कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे हमें आमंत्रित किया, इनवाइट किया और हमारे इतिहास को लेकर के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप शुरू कीजिए। या आप जैसे लोगों की मेहरबानी हो। तो जैसे गौड़वंश और गुड़ावट राज्य हमेशा से चर्चा में रहा है लोगों के में। लोग अगर जी। इतिहास ये भी जानते हैं तो पक्का उनको पता होगा। लेकिन इस प्रकार से हम स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि जो गौड़वंश है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो बना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गौड़ वंश की उत्पत्ति है वो रामायण काल से हुई है। और गौड़ वंश भरत जी से शुरू हुआ था जब उनको गांधार प्रदेश प्रदान किया गया था। तब से गौड़ वंश की स्थापना हुई थी। और गौड़ वंश से निकला आगे पाल वंश। और जब पाल वंश बंगाल में प्रस्थान कर गए वहां पे उनको पाल वंश से जाना गया। जो देवपाल जी हैं, धर्मपाल जी हैं और जो गोपाल जी हैं, ये संस्थापक माने गए हैं पाल वंश के गोपाल जी। और इनके पिताजी का नाम वप्याता था। और ये सम्राट शशांक के जो आर्मी थे वो उनके वॉर जनरल थे। और मैं सम्राट वप्याता से 43वां और भरत जी से 493वां वंशज हूँ। डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं हम उनके। ये भी लोगों के अंदर थोड़ी सी मिथ थी, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो युवराज साहब, कि गौड़ वंश को राजा भरत जी से ना जोड़ के, मतलब थोड़ा ना उनको मिथ थी। वे उनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कुछ करके वो थोड़ी सी मिथ थी, अगर जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है। इसका कारण ये है कि जो महाभारत काल में एक भरत जी थे वो चंद्र वंश से थे। तो और जो रामायण काल में जो भरत जी थे वो सूर्य वंश से थे। लोगों को भ्रमना ये है कि जो जयद्रथ थे वो हमारे वंश से हैं। हालांकि ये चीज सत्य नहीं है। इस पे ये था कि जो जयद्रथ जी थे वो भरत जो रामायण रामायण काल में हैं उनके नहीं, वो महाभारत काल के जो भरत जी हैं चंद्रवंशी, उनके साथ उनके रिलेशन थे और वो उनके डिसेंडेंट्स थे। हुक्म युवराज साहब, बिल्कुल ये मिथ भी, ये जो फैल रहा है, ये भी क्लियर करना जरूरी था। और जिस प्रकार से आपने बता दिया है कि पाल वंश, तो इस प्रकार से फिर मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा आपके सामने। तो जी। पाल वंश गौड़ वंश का आपस में क्या संबंध, किस प्रकार से रहा है, लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि इस चीज के अंदर लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पाल वंश बना शशांक जी के समय में, जो कि फोर्थ सेंचुरी से शुरू हुआ था। गौड़ वंश, उसको गौड़ किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। जब शशांक जी के लास्ट टाइम पे, जब उनके अंतिम दिन थे और जब हर्ष ने उनको परास्त किया, तब जो वहाँ के सामंत थे, सामंतों को एक राजा की आवश्यकता थी। तो जो क्लोजेस्ट ब्लड रिलेशन थे वो जो गोपाल जी थे उनके पिता महाराजा गपयाता, उनको महाराज की उपाधि थी। और उनसे वो चीज़ शुरू हुई और पाल वंश वहाँ से शुरू हुआ। और पाल जो वंश है वो गौड़ों से जुड़ा हुआ इसीलिए है कि जो पाल एक, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पाल है
वो एक उपाधि है। तो वो कोई एक व्यक्ति विशेष या फिर एक जाति समुदाय से इसका कोई लेना देना नहीं है। पाल जो है उस उपाधि का मतलब होता है कि रक्षा करने वाला। जब हर आक्रांताओं से और भी आक्रांताओं से जब गोपाल जी ने, धर्मपाल जी ने इनको बचाया, हमारे सनातनी की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की, तब उनको पाल की उपाधि दी गई। पालाधिपति उनको बोला जाता है और पाल तब से उनके नाम के साथ जुड़ गया। हुक्म हुक्म। तो ये जो पाल है, एक विशेष प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपाधि है जी जो केवल क्षत्रियों को दी जाती थी, राजपूतों को दी जी जाती जी थी। जी हुक्म हुक्म। तो इस प्रकार से ये, और एक एक प्रश्न और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब थोड़ा है कि गुवाहाटी रियासत है, उसकी मतलब समय समय पर राजधानियां क्यों किस प्रकार से बदलती रही है? गौड़ाटी रियासत की राजधानियां समय समय पर इसलिए बदलती रही हैं क्योंकि जब भी किसी रियासत पे आक्रमण होता है तो सबसे पहले राजधानी पे बहुत खतरा मंडरा जाता है कि हम्म, राजधानी को बचाया जाए किसी भी प्रकार से। तो जब भी आक्रमण हुआ तो राजधानी पे बहुत आक्रमण हुआ। हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो किशनगढ़ है, चाहे वो आमेर है, टोंक है, और भी कुछ ठिकाने हैं या फिर वगैरह, उन्होंने हमारे परगनों को हथियाने के षड्यंत्र में हम पर काफी आक्रमण किए। तो इस वजह से हमें समय समय पर अपनी जो राजधानी है वो बदलनी पड़ी। ये भी बहुत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, और सही है, जानना जरूरी था। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब, उनके जी साथ कुछ युद्ध का मैंने चर्चा सुना हुआ है, तो कृपा करके उसको थोड़ा सा बताइए। जी, धर्मात और सामूगढ़ के जो दो युद्ध हैं वो गौड़ाटी के लिए और मैं मानता हूँ कि जोधपुर रियासत के लिए, इन दो रियासतों के लिए और हमारे रियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। धर्मात और सामूगढ़ का जो युद्ध है उसमें जो मुगल बादशाह है, मुगल गद्दी है, उसको लेके युद्ध हुआ था। और हम दारा शिकोह जो है उसका और औरंगजेब का जो युद्ध था, एक्चुअली उनका दोनों का युद्ध था कि थ्रोन पे किसको सक्सीड करना है। तो उसको लेके वो युद्ध था और हम महाराजा जसवंत सिंह जी की तरफ से, जो हमारे वंश के राजा थे, महारावल राज रणवीर प्रताप सिंह जी, अ, वो महाराजा जसवंत सिंह जी के उस टाइम पे वॉर जनरल थे और धर्मात और सामूगढ़ के युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट औरंगजेब और उनकी जो सेना थी उनके अगेंस्ट। हुक्म हुक्म। ठीक है। और युवराज साहब, फिर आपके यहाँ शिक्षा के विभाग के अंदर, शिक्षा के विभाग के अंदर भी आपका कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, और हाथ रहा था, अब तक चल रहा है हालांकि। कुछ विश्वविद्यालय के रहे हैं जो भी बहुत नाम रहा है जिन विश्वविद्यालयों का, तो प्लीज उनके बारे में थोड़ा सा बताइए अपने लोगों को। मैं बताना चाहूँगा कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है और जो कि एक बहुत पौराणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे वंश के जो सम्राट रहे हैं देवपाल जी, उन उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया था। और जो सोमपुरा एट, जो कि ग्रेट विहारा है, ग्रेट विहारा एट सोमपुरा, और जो महाविहार है वो, इन दोनों विश्वविद्यालयों का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमारे वंश से ही जो गोपाल हैं उन्हें उन्होंने करवाया था। और आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को जो रिपेट्रोनाइज करवाया था वो चक्रवर्ती सम्राट देवपाल जी ने करवाया था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि आपके पूर्वजों का एक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत अच्छा हाथ रहा है। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बनाने के अंदर कितना कॉस्ट खर्च हुआ होगा लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि मुगल एरा के समय पर जब मुगलों का समय था, उन्होंने ये अपनी संस्कृति खत्म करने के लिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो कहते हैं कि 3 महीने तक तो उसको जलाने में लगा। 3 महीने 90 दिन बहुत होते हैं। 3 महीने उसको जलाने में लगा और 6 महीने तक उसका धुआं जलता रहा था। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और 10,000 उसमें कहते हैं कि बच्चे पढ़ते थे। और कितने टीचर होंगे, तो कितने अध्यापक होंगे। तो बात सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को आपने दोबारा से बनवाया तो कितना कॉस्ट खर्च होगा। कारण क्या कि अपने सभी लोग, जितने भी हर समाज के हर धर्म के लोग पढ़ लें। और कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जो ये सोचता होगा कि शिक्षा पे केवल उच्च वर्ग के या उच्च जाति के लोगों का अधिकार है। कभी क्षेत्र ने ये चीज सोची नहीं है। ये आपने इतना अच्छा उदाहरण देके लोगों को समझाया है और बहुत अच्छी बात है। हम खुद इन चीजों से प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए हुकूमत में। जी। हुक्म मैंने एक रोमांचक किस्सा और सुना है जी। सरवाड़ के बारे में, सरवाड़ का गढ़ करके कुछ, और उस पे एक कहावत भी है। आप एक बार बताना प्लीज उसके बारे में, फिर हम कहावत बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो सरवाड़ है वो अजमेर में एक किशनगढ़ रियासत के नज़दीक में जगह है। उस टाइम पे किशनगढ़ रियासत एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जो सरवाड़ का गढ़ है उसका निर्माण की एक अलग ही स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये थी कि एक सामंत थे, गौड़ सामंत। तो उन्होंने एक बकरी को अपने मेमने के लिए एक बाघ से लड़ते देखा था एक पहाड़ी पे। तो उन्होंने उस धरती को वीरधरा मान के वहां पे एक गढ़ का निर्माण करवाना उचित समझा कि इस गढ़ का निर्माण यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये धरती काफी वीरता से भरी हुई है, काफी वीर धरा है ये धरती। तो इस प्रकार एक गढ़ का वहाँ पे निर्माण हुआ। और फिर बाद में किशनगढ़ राज्य ने उसको अपने अंडर ले लिया। और अभी तो वो वहाँ पे किशनगढ़ स्टेट के अंदर है। एक जी। क्या बोलते हैं, एक सीखने वाली कह सकते हैं, या फिर एक आप खून में उबाल आने वाली कहानी है कि वो सब एक देखा था कि सुना भी था कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अगर सबसे बड़ा योद्धा है तो वो क्षत्रियों से पहले तो वो माँ है। जी। कि माँ अपने बच्चे के लिए, एक बकरी अपने बच्चे के लिए एक बाघ से लड़ गई और उससे प्रेरित होकर आपके सामंत जी ने उधर किला बनवा दिया। कि कहते हैं वो बहुत अच्छी कहावत है कि कुछ बातें हो जाती है जब कहते हैं कि हम क्या गोडों की उसमें हरियाणी लैंग्वेज थोड़ी बहुत, थोड़ी अपने राजस्थानी में, कि हम क्या घोड़ों की होड़ करोगे अठाएगी तो बकरी भी भागत लड़ जा। तो हम, जैसे मैंने पढ़ा था, पाल वंश या घोड़ वंश के अंदर पूरे विश्व का, पूरे विश्व का फोर्थ या चौथा सबसे बड़ा एम्पायर, मतलब किलोमीटर वर्ग के अंदर जगह थी। तो कृपया, मतलब रोमांचक है अपने आप में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। लोगों को सुनना चाहिए ये चीज। अ, बना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाल वंश है वो इंडिया का फोर्थ ग्रेटेस्ट एम्पायर रहा है, विद 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो कि अपने आप को बहुत बड़ा बना देता है जियोग्राफिकली, जिसका कंबोज तक राज था। कंबोज एट प्रेजेंट आई गेस अफगानिस्तान में होगा। और वहां तक जियोग्राफिकली फैला हुआ था। बहुत बड़ी बात होगी। तो जैसे आपने बताया 4.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर था, तो ये मतलब किस
शताब्दी के अंदर रहा है, मतलब आपका ये? ये 7वीं से लेके 8वीं शताब्दी के अंडर रहा है। हम्म, और ये अपने पीक पे था उस टाइम पे, चक्रवर्ती सम्राट देवपाल जी के टाइम पे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, शीर्ष बहुत बड़ी बात है। और तुम एक और थोड़ा रोमांचक प्रश्न है। जी। पाल वंश के समय के अंदर या गौड़ वंश समय के अंदर मैं जीडीपी की बात करूं, क्या वे बातें सच है कि उस समय इतनी बड़ी जीडीपी रही हुई है, वो भी इन डॉलर्स, अगर हिसाब लगाया जाए तो डॉलर्स के हिसाब से रही हुई है? तो इसके बारे में अपने लोगों को बताएं, जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे जो पाल वंश की जो जीडीपी थी, वो 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी उस टाइम पे, देवपाल जी के टाइम पे। जब पाल वंश अपने पीक पे था, तब की ये बातें हैं, घटनाएं हैं कि तब जीडीपी इतनी हुआ करती थी। और एक आपको मैं एक छोटी सी रोमांचक बात बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि जो इंडियन नेवी के फादर जो है, वो मराठा चक्रवर्ती जो है सम्राट, वो शिवाजी को माना जाता है। और नेवी का जो फाउंडर जो है, उनको माना जाता है। हालांकि ये चीज़ सत्य नहीं है। इसको अगर हम ध्यान से पढ़े तो चोलास के पास भी अपनी एक नेवी पाई गई है, और जो पाल वंश है, उनके पास भी अपनी एक नेवी पाई गई है। तो जो कि अपने, हम कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था। कुछ ओशन, जिसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और विंध्यालय, जिसको हम हिमालय भी के नाम से भी जाना जाता है, वो उनके अंडर था। और जिस वजह से उनकी जो जीडीपी थी, वो बहुत एक हाई लेवल पे उसको पहुंचा देती है। क्योंकि एक आइलैंड्स वगैरह जो हैं, जैसे श्रीलंका है, एक आइलैंड टाइप कंट्री है। तो वैसी कुछ छोटी छोटी कंट्रीज उस टाइम पे पाल वंश के अंडर थी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है हुकुम, जैसा आपने ये जीडीपी का बताया। और जैसा मैंने पढ़ा है कि 8% सबसे ज्यादा जीडीपी 8% में यूएसए की है, 25 पॉइंट समथिंग ट्रिलियंस इन डॉलर। उसके बाद चाइना की, और उसके बाद फिर देश है, और अपना 8% भारत जो देश चल रहा है वो 5वें नंबर पे है, जिसकी 3.14 या 3.41 करके ट्रिलियन जीडीपी है। हालांकि उस समय आप उस समय की बात कर रहे हैं, 7th to 8th सेंचुरी की 8.4, अगर मैं आज के समय का हिसाब निकालूं तो तीसरे नंबर पे आज के समय का। और अपना में बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है हुक्म। हुक्म, मैंने आपके युद्ध के बारे में बहुत सुने, तो फिर इस प्रकार से आपकी जो सेना बोल सकते हैं, मिलिट्री बोल सकते हैं, आपके घुड़सवार, ये मतलब किस प्रकार से कितने कैसे क्या रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है उनकी, कि कितने कावलरी कितने इन्फेंट्री रहे हैं, वो तो मेरे ध्यान में नहीं है। पर एक काफी बड़ी जो मिलिट्री है, वो मेंटेन की गई थी उस टाइम पे। और मैं मानता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होके इतनी बड़ी मिलिट्री मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड युवराज साहब, मैंने सुना है कि ब्रिटिशों ने जो ब्रिटिश रहे हैं, उन्होंने आपसे वादा किया था कि किस प्रकार से वे आपको डिजाइनर्स का टाइटल देंगे, अजमेर आपके अंडर कर देंगे, आप अजमेर पर राज कर सकते हैं, आप उसको अपने हिस्से के अंदर रख सकते हैं। फिर उन्होंने कैसे अपने मतलब इस चीज से पीछे मुकर गए, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है इस चीज को लेके, काफी लोगों को मतलब आपस में लड़ना। तो इस चीज को थोड़ा सा बता दीजिए वो।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी उस टाइम पे रियासत किंगडम्स वगैरह होते थे, वो अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको बचाएंगे बाकी रियासतों से, नेबरिंग रियासतों से, उनके आक्रमणों से। कोई आप पे आक्रमण नहीं करेगा। ये सब ट्रीटी का पार्ट हुआ करता था। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने ये चीज रखी थी कि हम आपके साथ ट्रीटी करना चाहते हैं, बदले में हम आपको जाइनस का जो टाइटल है वो भी देते हैं, और एज अ ऑनर, और आपको 17 गन सल्यूट्स वो एज अ ऑनर देते हैं, और आपको पूरा अजमेर वो देते हैं। क्योंकि पूरा अजमेर देने का रीजन ये था कि अजमेर कभी भी किसी एक शासक का नहीं रहा, अजमेर का कोई मालिक नहीं रहा। तो कभी अजमेर पे मुगलों का राज, और कभी मराठाओं का, तो कभी राजपूतों का शासन, ये चीज रही। पर एक जो प्रॉपर एक गढ़ का धनी होता है, गढ़ का मालिक होता है, वो एक नहीं रहा। हालांकि उस पे जो मराठी थी, उस पे एक शासन उनका रहा, काफी लंबा शासन रहा, और काफी बड़े क्षेत्रफल में वो फैला हुआ था। परंतु जो रघुनाथ सिंह मेड़तिया थे, उन्होंने मारोठ के परगने पर हमला करके आधी से ज्यादा जो गौड़ाटी थी उसको अपने अंडर कर लिया था। और जिस वजह से अजमेर का एक जो भाग था, बड़ा भाग था मारोठ का, और वो गौड़ाटी का जो अंडर आता था, वो उनके अंडर चला गया। और एक अजमेर का जो धनी था वो खो खो दिया कि अब उस पे कोई प्रॉपरली उस टाइम पे राज नहीं कर पाता था। क्योंकि जब मुगल शासन था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुगल शासन में जो मुगल शासक अकबर था, उन्होंने जो इस वंश से राजा रहे हैं, तो उन्होंने उनको एज अ वेसल, या फिर जो कि हम बोल देते हैं कि अपने अंडर, अपने मुगलिया परचम के, मुगलिया जो झंडे के अंडर रख के उनको एज अ स्वामी उनका बनाया हुआ था। तो वो चीज बाद में वो नहीं रही। फिर वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास गो थ्रू हो गई, मराठाओं के पास रही, फिर ब्रिटिशर्स के पास गई, क्योंकि मराठाओं ने उस चीज को जो प्रोविंस थी, अजमेर प्रोविंस, उसको बेच दिया था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को एक जो अजमेर का कुछ जो पार्ट था वो मिला, और ट्रीटी में फिर उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा अजमेर है वो देते हैं, तो आप ट्रीटी साइन कर दीजिए। पर हालांकि 2 बार ट्रीटी के ऑफर्स आए, और दोनों ही बार ठुकरा दिए गए। अंग्रेज लोग डरते थे खतरों से कि एक बार उन्होंने तलवार घुमाई और खत्म ऐसा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि 2 बार आपके लिए ऑफर है इस चीज को लेके, ऑफर तो नहीं कहेंगे तो, बट आपने दोनों बार इनकार कर दिया इस चीज से। बिल्कुल सीखने लायक चीज है। और वर्तमान में अपन क्या है कि मेरा मानना ये है पर्सनल कि लोगों को इतिहास से जरूर सीखना चाहिए। आजकल लोग कुछ चंद पैसों के लिए अपना जमीर कर देते हैं, और अजमेर अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है देखी जाए तो वो इतना बड़ा हिस्सा आपके अंदर आ रहा है, बट आपने मना कर दिया ठीक है हम नहीं करना चाहेंगे। फिर उसके बावजूद भी अगर आज लोग इन कुछ चंद पैसों के लिए अगर अपना जमीर कर रहे हैं तो उन्हें अपने इतिहास से, क्षेत्रों के इतिहास से सीखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।